बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका TV9 के मंच पे। और इससे पहले कि इस सेशन की शुरुआत हो, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी का। और देखिए, इस सेशन का नाम है अब की बार 400 पार, और 400 की बातें बहुत हो रही हैं। भूपेंद्र जी उस पर आऊंगा और तफसील से उस पर बात करूंगा, लेकिन भूपेंद्र जी पहले आपके बारे में बात। बीजेपी में कहा जाता है कि जहां कहीं मामला फंसा हो, जहां कहीं गोटी फंसी हो, भूपेंद्र यादव जी को भेज दो। बिहार हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, या इस बार MP का उदाहरण ले लें, क्या चक्कर चलाते हैं भूपेंद्र यादव ऐसा कि फिर वो जो फंसा हुआ मामला होता है वो सुलझ जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता पूरी मेहनत करते हैं। कोई मैं अकेला कुछ करता हूं ऐसा नहीं है। पार्टी सामूहिक नेतृत्व के आधार पर काम करती है, और ये जो पार्टी का विस्तार हो रहा है हमारे नेतृत्व के कारण हो रहा है, और लगातार कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के कारण हो रहे हैं। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी ने जो देश का नेतृत्व किया है और भारत की छवि जो दुनिया में उभरी है, उसके कारण समस्याओं का समाधान होता है। हम तो माध्यम हैं। क्या बात है। लेकिन जैसे अभी आप देख लीजिए, अभी जब MP में आपको इतनी भारी जीत मिली, उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी के नाम पर वोट पड़ा। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना के कांटे निकाल दिए। आप तो बहुत कुछ देख रहे होंगे, बहुत करीब से आप उस इलेक्शन को देख रहे थे। आप इसका श्रेय किसको देंगे? इस पूरे चुनाव में हमने जो कैंपेन का थीम दिया था वो MP के मन में मोदी था। और पिछले लंबे समय से जो भारतीय जनता पार्टी का राज मध्य प्रदेश में रहा है, उसमें लोगों ने कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, वहाँ के सांस्कृतिक स्थानों का विकास, ये बहुत अच्छे तरीके से देखा है। अगर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में सबसे साफ शहर कौन सा है तो इंदौर आएगा, भोपाल आएगा। अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पर्यावरण कहाँ बचा है तो MP के टाइगर्स के मामले में सबसे आगे है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में उस स्टेट की स्थिति अच्छी है, और सड़कों के मामले में स्थिति अच्छी है, ग्रामीण विकास में स्थिति अच्छी है, महिलाओं के सेल्फ एम्पावरमेंट में स्थिति अच्छी है। तो ये जो पूरा चुनाव था MP के मन में मोदी थीम को लेकर के जो लड़ा गया था, इसको प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया, और यही जीत का कारण था। तो मोदी के नाम पे जीत मिली आपको? हाँ, निश्चित रूप से। चलिए थोड़ा कांग्रेस पर आते हैं। आपने MP के बारे में बात की। MP के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, MP से ही आते हैं, सीनियर लीडर है कांग्रेस के। हम कह रहे हैं अब की बार 400 पार का जो आप टारगेट दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि 300, 400, 500 कुछ भी कर लो जब EVM अपनी है। तो वो EVM पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि EVM से छेड़छाड़ हुई है, हमें मौका दिया जाए तो हम प्रूव कर देंगे। और उनको डर है कि जो 400 का टारगेट है, इसीलिए है कि EVM से छेड़छाड़ हो सकती है 2024 में। तेलंगाना में क्या हुआ? उनकी कैसे सरकार बनी? हिमाचल में उनकी कैसे सरकार बनी? वहाँ तो बीजेपी सत्ता के अंदर थी। वहाँ पे क्या हुआ? और अभी बनी है। तो ये हार है तो EVM है, ये कोई तर्क नहीं है। जब कोई आदमी चुनाव हार जाता है तो उसके सारे तर्क खत्म हो जाते हैं। और कांग्रेस तो आज पूरी तरीके से दिशाहीन है। कांग्रेस समाजवाद की ओर जा रही है या पूंजीवाद की ओर जा रही है? कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की ओर जा रही है या कहाँ जा रही है? तो कांग्रेस को नहीं पता है। वो तो सड़क पर है, सड़क पर भी अपनी दिशा तय नहीं कर पा रहे। उत्तर जाएंगे, दक्षिण जाएंगे, पूर्व जाएंगे, पश्चिम जाएंगे। तो जो पार्टी दिशाहीन है तो उसकी बातों में कौन सी आपको लॉजिक नजर आ रहा है? राहुल गांधी भी सड़क पर हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और पूरे देश में कांग्रेस के प्रति और इंडिया के प्रति माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको स्वागत करना चाहिए। जब 370 समाप्त हुई और भारत जोड़ने का बड़ा काम 70 साल बाद हुआ, तो कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए था। वो क्यों नहीं कर रहे? भारत जोड़ने का सबसे बड़ा काम तो यही था कि 370 समाप्त करी। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कांग्रेस कहाँ कर रही है? नहीं, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं सड़क पर, तो सड़क पर कांग्रेस पार्टी एक और यात्रा निकालने जा रही है और वो है राम यात्रा। और वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर तो बन गया, राम भक्तों का क्या होगा? राम भक्तों का कुछ नहीं हुआ, इसलिए राम भक्तों के लिए हम यात्रा निकालेंगे। कौन से राम भगत? जिन्होंने
आडवाणी जी ने जब छद्म सेकुलरिज्म की बात उठाई थी तो विरोध किया था। कौन से राम भगत जिन्होंने मंदिर का विरोध किया था? और कांग्रेस वो राम भगत है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। तो अभी तो इनकी भक्ति भी नकली है। तो नकली यात्राओं से देश का कुछ नहीं होने वाला है। देश विकसित भारत की यात्रा पे चल रहा है और वही भारत की 2047 की यात्रा है। प्रधानमंत्री थर्ड टर्म की बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने फोर्थ टर्म की भी बात की। मैं ये कह रहा हूं, आज अभी इसी मंच पर जहां आप बैठे हैं, राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी जी यहां पर थे, बड़े सीनियर लीडर हैं। जब उनसे पूछा गया राम मंदिर के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, मैं राम भक्त हूं, लेकिन राम का व्यापारी नहीं हूं। वो बीजेपी को राम का व्यापारी कह के गए। किस आधार पे व्यापारी कह रहे हैं? लॉजिक तो पूछते हैं। मैं तो कोई अपनी जाति नहीं बताता, मैं तो कोई क्लेम और दावे नहीं करता, लेकिन किस आधार पे कह रहे हैं? आप बताओ, उनके कोई आधार बताओ, मैं आपका जवाब दे दूंगा। बताइए, कुछ तो आधार होगा जब वो कह के पूछो ना, बताओ ना, मुझे 3-4 तर्क बताओ, मैं उसका उत्तर देता हूं आपको। उनका कहने का शायद ये मतलब था कि चुनाव में आप लोगों को राम मंदिर का या फायदा होगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने 89 में पालमपुर अधिवेशन में जब अपना प्रस्ताव पास किया था तो कांग्रेस क्या कर रही थी? समस्या जो है पिछले 450 साल थी, उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन निकाला तो कांग्रेस क्या कर रही थी? और आज अगर राम राज्य की अवधारणा को लेकर के बीजेपी गरीब कल्याणकारी राज्य कर रही है तो कांग्रेस को क्यों दिक्कत हो रही है? इस देश के हर पॉजिटिव स्टेप का कांग्रेस ने विरोध किया। जीएसटी को लेकर के आए तो संयुक्त संसद के अधिवेशन का बहिष्कार कांग्रेस ने किया। जब नया संसद भवन बना तो उसका बहिष्कार कांग्रेस ने किया। वहां पर भारत की संस्कृति के आधार पर सेंगोल की स्थापना हुई तो विरोध कांग्रेस ने किया। देश में दलित राष्ट्रपति बने तो विरोध कांग्रेस करती है। देश में आदिवासी राष्ट्रपति बने तो विरोध कांग्रेस करती है। तो कांग्रेस इवन 370 भी समाप्त होती है तो विरोध कांग्रेस करती है। तो कांग्रेस समर्थन किस चीज का करती है? आप पूछो उनसे। कांग्रेस एक ही बात का समर्थन करती है कि एक ही परिवार सत्ता में रहे और उसी की गुलामी पूरा देश करे। यही कांग्रेस का एजेंडा और कांग्रेस का कोई एजेंडा नहीं। कांग्रेस एक और सवाल पूछती है आपसे, और क्योंकि आपसे एप्रोप्रिएट कोई नहीं हो सकता, कांग्रेस कहती है मोदी सरकार ने या बीजेपी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। आप क्योंकि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, आज आप क्लियर कर दीजिए पिछले 10 सालों में कितनी नौकरियां देश में दी गई, क्योंकि वो कहते हैं कि ये वादा पूरा नहीं हुआ। 10 साल के हिसाब से 20 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। स्वरोजगार के क्षेत्र में देश सबसे आगे बढ़ा है। भारत जो कांग्रेस के आने से पहले दुनिया की 5 डगमगाती अर्थव्यवस्था में था, आज विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। ईपीएफओ के आंकड़े उठा के देखिए, नौकरियां लगातार निजी क्षेत्र में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जी हर महीने 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे रहे हैं। राज्य सरकारों की नौकरियां अलग दी जा रही हैं। अकेले हमारे मंत्रालय ने ई श्रम का रजिस्ट्रेशन किया। 400 से ज्यादा ऑक्यूपेशन के 29 करोड़ लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। पीएलएफएस के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के जो आंकड़े आ रहे हैं वो नौकरी को बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। देश के ग्रोथ के आंकड़े आ रहे हैं वो विकास को बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। जीडीपी के आंकड़े आ रहे हैं, उसमें हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सबको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस को नहीं दिखाई दे रहे। उसके लिए उन्हीं से पूछो कि उन्होंने चश्मा कौन सा लगा रखा है। भूपेंद्र यादव जी को क्या लगता है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा उनको? तो उनसे पूछो। देश आज विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है और इसीलिए देश आने वाले चुनाव के लिए कह रहा है फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने 370 बीजेपी के लिए 370 प्लस और एनडीए के लिए 400 प्लस का टारगेट रखा है। आप 350 भी रख सकते थे, आप 380 भी रख सकते थे। 370 और 400 ही स्पेसिफिक क्यों? हमारे नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं को एक लक्ष्य दिया और आपने देखा था जब 2014 में हम चुनाव के लिए आए थे तो कोई नहीं मानता था कि बीजेपी पूरी 282 सीटें लेकर के आएगी। जितना वोट प्रतिशत हम 2014 में लेकर के आए उससे ज़्यादा वोट प्रतिशत हम 2019 में लेकर के आए।
अब जब 10 साल में लोगों ने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को एक स्थायित्व वाली, मजबूत और सशक्त सरकार दी है, और आज देश ने इस हकीकत को स्वीकार किया है कि हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, तो भारत अपने आत्मविश्वास के लिए और विकसित भारत बनने के लिए आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार के लक्ष्य के लिए मजबूत भारत के लिए वोट देने वाला है। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं इसका 370 का कनेक्शन धारा 370 से है। तो बुरा क्या है? मतलब है, बुरा क्या है? अच्छा है। मैं बुरा नहीं बोल रहा, मैं पूछ रहा हूं है कनेक्शन। कोई भी लक्ष्य दे और अच्छी बात है, देश को गर्व है कि 370 समाप्त हुई, इसमें क्या बुरा है? अच्छा ठीक है, अभी मैंने देखा आप केरल के दौरे पर थे, आप वायनाड गए। अब भूपेंद्र यादव जी तो चाणक्य हैं, इलेक्शन की स्ट्रैटेजी बनाने में बड़े माहिर हैं, तो क्या राहुल गांधी के लिए अब अमेठी के बाद वायनाड में भी खतरे की घंटी बज गई है क्या? किसी के भी खतरे की घंटी उसके अपने लक्षणों से बजती है, किसी के दूसरे के बजाने से नहीं बजती। और देखो, हिंदुस्तान में वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हम लोग पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हैं, और ये जो पूरा क्षेत्र है जिसमें कर्नाटक का बांदीपुर बीआरटी का जो वन्य क्षेत्र है, केरल का वायनाड का है और तमिलनाडु का मदुमलई है, ये सारा जो वाइल्ड लाइफ एरिया है, इसमें जो वाइल्ड लाइफ का जो मूवमेंट है उसकी ज़मीनी परिस्थिति को जानने के लिए, और वहाँ अभी हाल ही में जो घटनाएं हुई थी उसके लिए एआई का उपयोग करके वन्य जीवों से लोगों के जीवन की रक्षा के लिए, और इन सब की चीज़ों को जानने के लिए गया था। लेकिन मैं आज आपके सामने एक चीज़ शेयर करना चाहता। मैं एक परिवार में गया जहाँ ये दुर्घटना हुई। वो बच्ची कोई 10-11 साल की होगी। मेरे से पहले कांग्रेस के लोग गए या कर्नाटक के लोग गए। उस बच्ची ने एक बड़ी भावुक बात करी। उसने कहा, देखो, ना मैं यहाँ कर्नाटक सरकार की बात कर रही हूँ, ना मैं केरल सरकार की बात कर रही हूँ, आप दिल्ली से आए हो, मैं भी ये जानती हूँ कि अगर मुझे किसी पे विश्वास है तो वो मुझे मोदी जी के ऊपर विश्वास है। ये स्थिति आज देश की है। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में एक बच्ची ने आपसे कहा। हाँ, और ये मेरे को बड़ा भावुक करने वाला मेरे लिए विषय था, और उसके मतलब ईसाई परिवार की वो बच्ची थी, परिवार भी वहाँ पे उपस्थित था। लेकिन लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो उनका देश, उनका भविष्य, भारत की आकांक्षा सुरक्षित है। ये दक्षिण में चलने वाली आवाज़ है, और इसलिए 400 पार का लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, इसको हम इस चुनाव में प्राप्त करेंगे। आपने मुझे मेरे अगले सवाल का क्यों दे दिया। 400 पार अगर करना है तो दक्षिण का किला भेदना होगा, और कर्नाटक छोड़ के बीजेपी के लिए दक्षिण अभी भी एक टफ कॉर्नर है। दक्षिण में इस बार क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? दक्षिण में बीजेपी तमिलनाडु, केरल या दूसरे राज्यों में कैसे वो जो नो एंट्री का बोर्ड लगा है या जैसे बहुत कम आपका वहां पे, उसको कैसे हटाएंगे? ये बात हमारे को नॉर्थ ईस्ट के लिए भी कहा करते थे। आज त्रिपुरा में भी बीजेपी की सरकार है, आज मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है, आज अरुणाचल में भी बीजेपी की सरकार है, आज मेघालय में भी हमारे पार्टनर की सरकार है, आज नागालैंड में भी हमारे पार्टनर की सरकार है, आज सिक्किम में भी हमारी सरकार है, आज आसाम में भी हमारी सरकार है। तो ये तो नॉर्थ ईस्ट के लिए भी कहा करते थे। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक सभी जगह जाने वाली है, और सभी जगह जाकर के हम 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं। क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको कॉन्फिडेंस देख के। लेकिन एक कॉन्फिडेंस आपके विरोधियों में भी है, इंडिया गठबंधन। और इंडिया गठबंधन पहले तो लग रहा था कि ट्रैक से उतर रहा है, लेकिन अब वो ट्रैक पर आना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे उनकी सीटें भी बढ़ रही हैं, धीरे धीरे सीट शेयरिंग भी हो रही है। खतरा मानते हैं, और मानते हैं कि इंडिया गठबंधन आप लोगों के लिए इस चुनाव में कोई बड़ी चुनौती देगा? कौन से ट्रैक पे चल रहा है? पंजाब में उनकी गाड़ी उतर गई, जम्मू में उनकी गाड़ी नहीं चल रही, बिहार में उनकी पटरी से गाड़ी पे पटरी नहीं है, बंगाल में वो चल नहीं पा रहे, नॉर्थ ईस्ट में वो बिखर के चले गए। कहाँ पे चल रहे हैं? आपको ही दिख रहा होगा। आप, मुझे लग रहा है कुछ आप ज़्यादा, उनसे ज़्यादा आशान्वित आप मुझे ज़्यादा लग रहे हैं।
वो खुद ही अपने विश्वास में नहीं है, आप इतनी क्यों आशा रख रहे हैं? नहीं, मैं आशान्वित नहीं हूं, मैं तो फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि सीट शेयरिंग हो गई। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बाकायदा टिकट भी अनाउंस कर दिया। बिहार में सीट शेयरिंग हो गई? नहीं, बिहार में तो नीतीश कुमार आपके पास आ गए। बंगाल में सीट शेयरिंग हो गई? बंगाल में लोग कह रहे हैं बातचीत चल रही है शायद। पंजाब में सीट शेयरिंग हो गई? जम्मू कश्मीर में सीट शेयरिंग हो गई? कहाँ सीट शेयरिंग हो गई? जहाँ नहीं है वहाँ पे सीट शेयरिंग है, जहाँ पर है वहाँ पे सीट शेयरिंग नहीं है। सीट शेयरिंग मतलब जिसके पास सीट है वो उनसे शेयर कर रहा है क्या? जिसके पास नहीं है वो सब शेयर कर रहे हैं, पर जिनके पास है वो तो उनसे कोई शेयर नहीं कर रहा है। आप कह रहे हैं उनकी गाड़ी ट्रैक पर नहीं है, और वो मालूम है क्या कह रहे हैं भूपेन जी? मालूम ही होगा, आपने तो देखा ही होगा। वो कह रहे हैं कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से घबरा गई है, डर गई है, इसलिए इंडिया गठबंधन को उसने तोड़ना शुरू कर दिया। हम क्यों तोड़ेंगे? आप एक बात देखिए, हम 2047 के विकसित भारत की बात कर रहे हैं, वहाँ से क्या आ रहा है? हम 2047 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं, वहाँ से क्या आ रहा है? हम वुमेन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वुमेन लेड डेवलपमेंट भारत की, वहाँ से क्या आ रहा है? हम सब जगह पर पूरे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्या आ रहा है? हम देश में नई जातियाँ, मतलब गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी शक्ति, इसके विकास की बात कर रहे हैं। हम एक पूरे पॉजिटिव एजेंडे को लेकर पूरे देश में चल रहे हैं, और देश का जो माहौल, मैंने आपको अभी केरल के बच्ची का उदाहरण दिया है, देश का माहौल इस समय पॉजिटिव एजेंडे पर जाकर के विकसित भारत बनाने का है, भारत को बांटने का नहीं है। देखिए, जब मैं ये बात कर रहा हूं तो अभी आरजेडी के और कांग्रेस के 3 विधायक बिहार में बीजेपी में शामिल हुए, तो ये आप तोड़ते नहीं है, तो ये कौन सा मैग्नेट है जो आपकी तरफ लोग खींचे चले आते हैं? देखिए, मैंने बिहार में लंबे समय तक देखा है, लोग आरजेडी से भयभीत ही रहते हैं। आरजेडी हो चाहे कोई पार्टी हो, ये कुल मिलाकर के परिवार की विरासत के आधार पर चलने वाली पार्टी है। ना तो ये कोई राजनीतिक आंदोलन है, ना ये किसी का भला करने वाली पार्टियां हैं। ये पार्टी केवल और केवल राजनीति में नए सामंतवाद को खड़ा कर रही है। देश के लोकतंत्र के लिए इन पार्टियों का हारना और इन पार्टियों का समाप्त होना बहुत आवश्यक है। लेकिन कोई तो कारण होगा, कोई तो मैग्नेट होगा, कोई तो बूटी होगी जो लोगों को बीजेपी में जुड़ने का लगाव होगा। बीजेपी का नेतृत्व, बीजेपी के नेतृत्व की गवर्नेंस, बीजेपी की गवर्नेंस की ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी के द्वारा देश का होने वाला विकास। मुझे लगता है ये एक इतना बेहतर कॉम्बिनेशन है जो लोगों के मन में विश्वास दिलाता है कि भारत के लोकतंत्र को और भारत को आगे बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना है। आप कह रहे हैं बीजेपी का नेतृत्व, और बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है, लेकिन विरोधी इस मैग्नेट का नाम ईडी बताते हैं। विरोधी कहते हैं ईडी लगा देती है बीजेपी। आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल पर इतना दबाव है कि इंडिया गठबंधन छोड़ दे, ईडी का प्रेशर है हमारे ऊपर। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। देखिए, अगर कोई भी एजेंसी किसी भी व्यक्ति को बुलाती है तो कानून की सम्मान करने वाला व्यक्ति तो देश के कानून के सामने उपस्थित होता है, न्याय का शासन करने वाला व्यक्ति न्यायालय के सामने उपस्थित होता है। जो दोनों जगह से अनुपस्थित हैं, जो दोनों जगह से गायब हैं, जो कानून का पालन नहीं कर रहे, वो लोगों को किस प्रकार की नैतिकता की बात करने की आदत है? उनसे पूछिए, क्यों नहीं अपीयर होते, क्यों नहीं पेश होते जब कानून के द्वारा आपको बुलाया जाता है? तो क्यों बहाने लिए जाते हैं? वो कहते हैं राजनीति से प्रेरित है समर। हमने तो लिखित जवाब दे दिया, तो जाकर के कहते ईडी मानती राजनीति से प्रेरित है, कौन मना करेगा? चलो ये बयान दे दो, देते क्यों नहीं है? ऐसे देश का कोई भी कानून, कोई भी व्यक्ति अगर कानून अपने हाथ में लेने लग जाएगा और अपने हिसाब से न्यायालय को चलाने लग जाएगा तो ऐसे तो नहीं चल सकता। सबको मानना पड़ेगा। रूल ऑफ लॉ तो पूरे देश में है, और जो कानून बनाए तो संसद ने पास किए, कोई हमने अपने घर से थोड़ी बना दी। संसद के कानून से पास होकर के जो संस्थाएं बनती हैं उनको सबको जवाब देना चाहिए। यही तरीका है, रूल ऑफ लॉ इसी को ही कहते हैं। ठीक है, राजनीति संभावनाओं का खेल है और आपसे बेहतर कौन जानता है। अगर उद्धव ठाकरे एनडीए में लौटना चाहें तो उनका स्वागत है? नहीं, अभी तो हम पूरे तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के 400 के लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं,
और निश्चित रूप से 400 सीटें हम जीतेंगे। बाकी संभावनाओं का जवाब देने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ, फैक्ट्स का जवाब आपको जरूर दे दूंगा। लेकिन भूपेंद्र जी, एक आरोप जो बीजेपी पर विपक्ष लगाता है, वो कहते हैं हमारे कार्यकर्ताओं को भड़काते हैं, जमीन पर मेहनत बीजेपी के कार्यकर्ता करते हैं, चुनाव वो जिताते हैं, लेकिन कई बार उन्हें कुछ मिलता नहीं है। महाराष्ट्र में शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, बिहार में नीतीश कुमार बन गए। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य देश को आगे बढ़ाने का है। हमारी तो 3 पीढ़ियों को भी कुछ नहीं मिला, तो भी हम भाजपा को लेकर के लगे रहे। जब कोई नहीं कहता था राम मंदिर बनेगा, तब भी हमारे कार्यकर्ता लगे। जब कोई नहीं कहता था कि धारा 370 समाप्त होगी, तब बीजेपी के पहले संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी एक मिशन को लेकर के काम करती है। हमारा कार्यकर्ता मिशन के साथ जूझने वाला कार्यकर्ता है और हमारा नेतृत्व मिशन को पूरा करने के संकल्प वाला नेतृत्व है। तो संकल्प वाला नेतृत्व और जूझने वाला कार्यकर्ता, ये भाजपा की विशेषता है। क्या बात है। इसी नोट पर जोरदार तालियां हो जाए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के लिए। सर, बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हैं हम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने कीमती वक्त हमें दिया।